हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, एकदम बढ़िया। और सैटरडे आज मैं आपके साथ ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीकेंड जो है एनालिसिस के साथ साथ जो है हम ये भी कह सकते हैं कि अगले हफ्ते क्या आउटलुक है हमारा, उस दोनों की चर्चा आज करने की कोशिश करेंगे। अगर आज कवरिंग नहीं हुई और कुछ और नए अपडेट हुए तो हो सकता है कि मैं एक वीडियो और भी शेयर करें, बट चांसेस काफ़ी कम है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या बात की थी आपके साथ। देखिएगा, पिछले हफ्ते हमारी बात थी 2.5 दिन की तेजी, शीर्षक यही रखा था 2.5 दिन की तेजी। बाजार 14 तारीख को खुले। मैं पहले सबसे पहले निफ्टी की बात कर दूं। निफ्टी 14 तारीख को जब बाजार खुले तो 14 तारीख को बाजार खुलने के बाद बाजार लगभग टाइम बिताते हुए नजर आए। थोड़ी सी तेजी हुई, हालांकि एक मामूली सी तेजी के बाद बाजार बंद हो गए। मंगलवार का दिन एक अच्छा खासा तेजी वाला रहा, 2 दिन हो गए। बुधवार को भी बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी हुई और तकरीबन 2:45 बजे के आसपास बाजार ने एक हाई लगाया और उसके बाद बाजार फिर एक रेंज बाउंड में चला गया। यानी कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को बुधवार को भी छुआ बाजार ने, बट दिन भर जो है बाजार रेंज बाउंड रहा और अंत में बाजार जो है नीचे की तरफ बंद हुए। हालांकि थोड़ा बहुत जो है, जो मैंने 2.5 दिन की तेजी बोली थी, तो 2.5 दिन के बाद बाजार ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और लगभग बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा आकलन था भाई 2.5 दिन की तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो वो यहाँ पर ठीक रहा बैंक निफ्टी में। तो अब बात करते हैं निफ्टी में क्या रहा। तो निफ्टी में तो देखिएगा एक रेंज में रहा। सोमवार, मंगल, बुधवार को तेजी हुई और बुधवार को जो तेजी हुई उसके बाद, क्योंकि ये 14 तारीख से, सॉरी, ये देखिएगा पहला दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार में तेजी हो गई दोपहर में, और दोपहर की तेजी के बाद बाजार नीचे आने शुरू हुए। तो यानी यहाँ पर भी 2.5 दिन की ही तेजी रही। और कुल मिलाकर अगर हम कहें कि ज़्यादा परफेक्ट एनालिसिस किसका रहा तो वो निफ्टी का रहा। निफ्टी में एग्जैक्टली 2.5 दिन के बाद कोई तेजी नहीं हुई। हालांकि बैंक निफ्टी ने 2.5 दिन के बाद भी एक कैंडल बनाई थी, हम इंट्राडे स्पाइक मान सकते हैं उसको, लेकिन निफ्टी में तो बिल्कुल सटीक जो है रहा है। तो ये जो आकलन था पिछले हफ्ते का, वो लगभग हमारे हिसाब से जिस तरीके से हमने सोचा था लगभग उसी तरीके का रहा है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के दौरान जो घटनाएं घटी और जो आगे हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बाजार ने इस पूरे हफ्ते के दौरान एक जो 2-2.5 दिन की तेजी थी, उसके बाद बाजार साइडवेज हो गए। बाजार कोशिश में रहे कि भाई नया लाइफ टाइम हाई लगा दें, बट निफ्टी ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। बुल्स एक बार कोशिश करेंगे शायद इस एक्सपायरी के आसपास कि चलो एक बार ऊपर लगाने की कोशिश करें, बट मुझे नहीं लगता है कि बुल्स उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन कल स्पेशली हमें देखने के लिए मिला फ्राइडे में, वो एक इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अब शायद थोड़ा सा थक गया है और बियर्स इस इंतजार में है। मैं आपको सीधा सा बोलता हूँ, बियर्स इस इंतजार में, भाई बुल तू खींच ले जितना खींचना है बाजार, जब तू थकेगा ना तब मैं चोट मारूंगा। तो अभी थकावट के इनिशियल जो है फेस के अंदर हमें लग रहा है कि इनिशियल फेस था, और निफ्टी में स्पेशली हम जल्दी थोड़ा सा कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी थोड़ी थकावट कम है, लेकिन निफ्टी में साफ थकावट देखी गई। अब ये जो 2 कैंडल बनी है, रेड कैंडल, ये भी एक इंडिकेशन दे रही है कि हाँ भाई निफ्टी थक गया है। तो अब 2.5 दिन की तेजी के बाद इस वीडियो का शीर्षक क्या होगा? तो देखिएगा, ये जो वीडियो है इसका शीर्षक मैं यही रखना चाहूँगा कि भाई ये हफ्ता तेजी नहीं रहेगा। यानी कि जो अगले हफ्ते की क्लोजिंग होगी वो आज की जो प्राइस है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आज का जो प्राइस है उसके नीचे बाजार बंद हो गया। यानी कि 18,307 का बाजार है, मुझे लगता है कि 18,307 के नीचे ही बाजार बंद होगा। और अगले हफ्ते के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार इस लेवल के आसपास 18,100, 18,200 के आसपास बड़े इजीली आ सकता है। अब यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में है। अगर मंथली एक्सपायरी के सौदे काफ़ी वीक बने होंगे तो हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी के बाद बाजार 18,000 के आसपास सेटल होने की कोशिश करे। इवन 18,000 ब्रीच भी कर सकता है, इस बात की भी अच्छी संभावना बनती है।
और रीज़न ये है कि मंथली एक्सपायरी भी है, और जो प्लेयर्स अगर पूछे पिछले महीने की बात करें तो उसका जो मीन बनता है वो कहीं 18,000 के आसपास बनता है। तो तेजी मंदी के जो सब सौदे हैं उनको अगर मीडियन वैल्यू पर लाने की कोशिश करें तो 18,000, 18,050 या आप 17,950 इसके इर्द गिर्द हो सकता है। और अगर बियर पोजीशन अगले महीने बना के गया, यानी कि रोल ओवर करके गया, मंदी बड़े प्लेयर्स ने बना ली, तो फिर हो सकता है कि 18,000 के नीचे भी एक जो है सिग्निफिकेंटली 150-200 पॉइंट और नीचे भी जा सकता है। तो ये मेरा आउटलुक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ के जो चांसेस हैं वो हमें यही लग रहे हैं कि हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ही लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा भाई साहब, बाजार में एक जबरदस्त वाली सेलिंग उसी पॉइंट से आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। हो सकता है कि 1.5-2 दिन खींचने की कोशिश हो बाजार को, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही है मुझे। अभी भी निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा जो है करेक्शन वाला मोड जो है आता हुआ लग रहा है ना। थोड़े से समय की बात है, तो इस हफ्ते के अंत तक शायद करेक्शन स्टार्ट हो जाए, या आपको जो है अगले महीने की 10 तारीख तक मुझे लगता है कि करेक्शन भी शायद कंप्लीट हो जाएगी। बाजार गिरने के बाद भी कंसोलिडेट होके शायद 10 तारीख तक जो है अपना बेस बना लेगा। फिर हम देखेंगे कि बाजार तेजी कर रहा है या उसके आगे फॉल ऑफ सेल आ रही है। बट मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखता हुआ नजर आए। इन्फोसिस, HUL, SBI और HDFC जैसे जो शेयर्स हैं वो कमजोर थे। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, HUL, SBI और HDFC जैसे शेयर्स मजबूत थे। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC और HDFC बैंक जैसे शेयर कमजोर थे। और सरप्राइज आपको करेगा मारुति। भाई साहब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब मारुति के रिजल्ट आए थे ना, सब लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भाई सब मारुति के रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन है, 10,000, 11,000। लेकिन आपके सामने मारुति 10,000 की जगह 8,800 आ गया। और NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आप ये देखिएगा, सब कुछ आप देखने की कोशिश करेंगे ऊपर के लेवल पर वॉल्यूम घट गए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डे बाय डे नेगेटिव चल रही है। आज ये 4-5वां दिन है लगातार एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। और यही व्यू हमारा पिछले बार था, और ये इंडिकेट कर रही है कि बड़े प्लेयर्स ने इंडेक्स के कुछ चुनिंदा शेयर्स को मैनेज कर रखा है, इंडेक्स को मैनेज कर रखा है, और बाकी जगह देखिएगा बिकवाली हो रही है। तो ये जो इंडिकेशंस हैं वो हमें लगता है कि जब निफ्टी के अंदर अगर सेलिंग या बैंक निफ्टी में सेलिंग होगी तो शायद स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छे बाइंग लेवल्स पर आ जाएंगे। तो वहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कुछ शेयर्स से रिलेटेड भी, कि भाई इस तरीके के शेयर्स में हमें वैल्यू नज़र आती है। तो वहाँ पे जो भी व्यू होगा हमारा 3-4-5 महीने का होगा। जैसे पिछली बार करेक्शन में हमने HDFC बैंक को खुल के आपके साथ बोला था कि भाई यहाँ पे बाय बनती है, और उसके बाद HDFC 1280 से अभी देखिएगा 1600 की लाइन में ट्रेड कर रहा है। और जो भी बाजार की करेक्शन में भाव होते हैं, अच्छे शेयर्स आप पकड़ेंगे वहीं से सबसे अच्छी वेल्थ बनती है, बजाय कि भगते हुए शेयर को आपने पकड़ने की कोशिश किया। यानी कि दौड़ती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ोगे या भगते हुए शेयर के पीछे भागोगे, तो आप वहाँ पे हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये लगता है कि जब बाजार गिरने के बाद ठहरते हैं और वैल्यूएशन रीजनेबल होती है, वो खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है। आप और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं और इवन आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना है शेयर्स, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, SBI जैसे शेयर्स आज तेज थे। और कमजोरी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देखिएगा पिछले क्वार्टरली रिजल्ट को छोड़ दे तो उससे पीछे के जो सालों के दौरान जो 3-4 क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, भाई क्या दमदार रिजल्ट थे। और हालांकि अभी ये थोड़ा सा इस रिजल्ट के से बाजार जो है ऑटो पे थोड़ा सा नेगेटिव है, बजाज ऑटो भी कमजोर था, NTPC इंडसइंड बैंक के अंदर भी कमजोरी थी, मारुति सुजुकी तो 5 में से 3 शेयर यार ऑटो के ही हैं, सिप्ला 1.53, बजाज फाइनेंस। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो जाए, और बैंक निफ्टी 42,437, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी 41,000 की लाइन में होनी चाहिए, 41,000 के आसपास तक, 41,250 और 41,500। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी शायद यहाँ तक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। और कोई देखिएगा क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ वहाँ पे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी पोजीशंस ऐसा लगा कि भाई निफ्टी बैंक अगले महीने की पोजीशंस भी मंदी की बन रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 41,000 भी टूट जाए। ऊपरी लेवल पर मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं हो सकता है थोड़ा फड़फड़ाएं तो 43,000 के आसपास जाने की कोशिश करें, बट वो केवल और केवल एक सेल जो है सिग्नल
क्रिएट करेगा, बाकी कुछ नहीं। और निफ्टी बैंक के अंदर आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मजबूत है निफ्टी के सामने। निफ्टी थोड़ा सा वीक हो गया जल्दी, बैंक निफ्टी वीकनेस अभी नहीं दिखा रहा है इतनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब भ्रमित करते हैं, जो एल्गो ट्रेड्स होते हैं, उसकी वजह से चीज़ें भ्रमित होती हैं। आपको तेज़ी लग रही होती है, बाजार मंदी खेल जाता है। और वही लग रहा है मुझे, ये जो तेज़ी आपको लग रही है इसमें बाजार ना सेलिंग क्रिएट कर रहा है और बाजार आपको स्मार्टली माल चिपका रहा है। और ट्रेडर्स ये जो लेवल्स हैं, जैसे कि 41,000 के आसपास कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे लग रहा है कि बाजार शायद इस कंसोलिडेशन के आसपास शायद क्लोजिंग दे, इस कंसोलिडेशन जोन में, यानी कि घूम के इसी कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन टूट गया ना, ध्यान रखिएगा, अगर 41,000 और मैं आपको एक लेवल बोल रहा हूँ 40,800, अगर बाजार 40,800 के नीचे क्लोज दे देता है, 41,800 के नीचे अगर 40,800 के नीचे दे देता है किसी भी कारण से, हालांकि इस हफ्ते में संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर किसी कारण से दे देता है 40,800 के नीचे क्लोजिंग, तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार 38,300 38,500 तक भी जा सकता है। फिर फ्री फॉल की संभावना बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके की कमजोरी हो तो डरना नहीं है, खरीदना है। वो खरीदने के लेवल है। उस समय बाजार में पैनिक क्रिएट हो रहा हो, पर उस पैनिक के अंदर ही आपने खरीदारी करनी है। उसके बाद अगर बाजार गिर भी जाए ना, तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो लिमिट है वो इतनी रखें कि अगर बाजार उसके नीचे जाए तो एवरेज आप कर पाएँ। बट मुझे लगता है कि ऐसे लेवल जो है 38,300 38,500 बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं। जब पिछली बार बाजार गिरा था और ये सितंबर के अंदर, तो याद रखिएगा मैं इस लेवल पर ही आपको बोल रहा था, बल्कि मैंने यहीं पे बोलना शुरू कर दिया था और मैंने यही कहा था कि 37,000 और 37,500 37,700 37,300 बहुत अच्छी स्पोर्ट है, गलती से भी बेचना मत वहाँ पे। और ये देखिएगा बाजार ने उसके बाद रैली की, और मैं यहाँ से देखिएगा जब ये बाजार कंसोलिडेट कर रहा था, मैं यहाँ से मान रहा हूँ 41,000 के आसपास से कि भाई बाजार में ठीक है। यहाँ पे 41,000 अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी तो बाजार ने भी देखिएगा उसको रिस्पेक्ट किया 41,000 के आसपास। और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर बाजार 41,000 को रिस्पेक्ट ना करे तो उसको 200 पॉइंट और रख लीजिएगा 40,800। 40,800 इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को इंडिकेट कर रहा है। 40,800 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी और बाजार 2 दिन रह गया तो बाजार ध्यान रखिएगा 38,500 पर जो है 38,300 तक आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बेस शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं है 37,300 37,500 पे। इस बार की जो बाइंग है वो 38,400 38,300 से आपने करनी शुरू कर देनी है, इवन 38,500 से भी करनी शुरू कर देनी है। जो इन्वेस्टर टाइप के माइंडसेट के जो लोग हैं, ट्रेडर के लिए तो भैया आपने देखना है कि ट्रेड किस तरीके से जाता है। तो 40,800 से 38,800 आने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा अगर टूटता है तो। हालांकि मुझे लगता है कि वो 40,800 से 38,800 वाला लेवल आने की संभावना अगले महीने में है, बजाय कि इस महीने के या इस एक्सपायरी के बाद हो जाए तो बात अलग है। बट इस एक्सपायरी के अंदर मुझे लगता है कि 41,000 के आसपास की एक्सपायरी की संभावना है। वो भी यार यहाँ से करीबन 1200-1300 पॉइंट दूर है। वो भी आप कहेंगे कि यार सर कहाँ बोल रहे हो आप, इतना तो मंदी हमें नहीं लग रही, बट मुझे लग रही है। हो सकता है इस हफ्ते ना हो के अगले हफ्ते, बट मैं तेज़ी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और तेज़ी मेरी कुछ स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में मुझे पसंद आ रहे हैं वैल्यूशन वाइज और रिजल्ट वाइज। बट अभी मैं ये वेट करूँगा, उनमें भी थोड़ा बहुत हमने लिया भी है वहाँ पे, लेकिन मैं वेट करूँगा थोड़ा कि क्योंकि अगर इंडेक्स में करेक्शन होगी तो वो शेयर्स मुझे लग रहा है 5-6% और सस्ते मिल गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और SBI, कोटक महिंद्रा, PNB, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। HDFC, इंडसइंड, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और कल का सितारा था कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप प्राइस देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक 1959 1997 1947। इस शेयर्स के अंदर कल जब सुबह खुला ना, इतना मजबूत था कि ऐसा लग रहा था कि आज ही 2040 होगा। वॉल्यूम भी भाई साहब, और आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना, इसका आधा वॉल्यूम तो शुरू के 1-1.5 घंटे में हो गया था। और ऐसा लग रहा था ना कोटक महिंद्रा बैंक भाई साहब आज 2040 मारेगा। लेकिन उसी समय पर हमारा जो व्यू था वो ये था कि 2,000 की कॉल बेची है और इसमें पैसे बनेंगे। और 2,000 की कॉल बेची हमने और उसके अंदर पैसे भी बने और पोजीशन स्केयर ऑफ भी कर दी। एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था हमने। और रीज़न ये है कि ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही थी और उसके बाद देखिएगा 1997 से 1959 पे बंद हुआ, तो आप ये भी समझ सकते हैं।
दूसरा जो सरप्राइज कर रहा था, वो सरप्राइज कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक सुबह कमजोर लग रहा था, लेकिन शाम को इंडेक्स मैनेजमेंट में ऊपर आ गया। सारा दिन एचडीएफसी बैंक ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, कंसोलिडेट था, बस जो लाइमलाइट में थे वो यही दो शेयर थे। आईसीआईसीआई बैंक नीचे से पुल बैक किया, उधर कोटक महिंद्रा बैंक को ऊपर से नीचे पटक किया। और अभी भी हमें लग रहा है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चलती रहेगी, बट बहुत ही जल्द जो है आप महीने की एक्सपायरी में जा रहे हैं। डाउ जोन्स की तेज़ी को मत देखिए अभी आप, डाउ जोन्स अच्छा तेज था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ डाउ जोन्स की तेज़ी अब भूल जाइए। आज 200 पॉइंट की तेज़ी थी। अब हमारे जो प्राइस एक्शन है वो ये कह रहे हैं हम ऊपर नहीं रुकने वाले, ऊपर लेके भी जाओगे आप बाजार को हम पटक देंगे। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि बीएस इंतजार में, बीएस ये इंतजार में है कि भाई जब तुम थकोगे, यानी कि बुल्स जैसे ही थकेगा वो अपनी चोट पहुँचाने के लिए आ जाएगा। बीयर्स तो देखिएगा ज़्यादातर समय सोता रहता है, वो तो 5-10 दिन के लिए आता है, लेकिन वो आता कब है? वो आता तभी है जब वो मौका देखता है कि भाई सामने वाली पार्टी थक गई है। यानी कि कुछ इस तरीके से मान लीजिएगा आप भी दौड़ मार रहे हैं और आपकी दौड़ मारने की कैपेसिटी 10 किलोमीटर की है, तो जब तक आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं आपको दौड़ने दो। और भालू शिकार जब करता है भाई, जब 10 किलोमीटर दौड़ चुके हो ना आप, उसके बाद शिकार करता है। तो ये भालू के अंदर सबसे खास बात ये है कि जो बीयर्स हैं वो जनरली बाजार को इस तरीके से लेते हैं जो कि जब बुल्स बिल्कुल थक जाएंगे उसके बाद वो पीटना शुरू करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो बुल्स जिनको आप समझते हैं वही बेयर्स होते हैं, और वो अपना वैसे रूप बदल लेते हैं। और पुट कॉल रेशो एक के ऊपर है, डेटा पॉइंट न्यूट्रल है दोनों के लिए। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए 95 करोड़ के, कुछ भी नहीं है, मामूली है। हालांकि 17 तारीख को खरीद के भी दो गए थे, बट कुल इस महीने में 2000 करोड़ की नेट सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग किया उन्होंने 85 और 1760 करोड़। इस महीने के अंदर अच्छी कैश में बाइंग की हुई है उन्होंने 12,838 करोड़, और डीआईज ने 3369। अब ये जो स्टॉक फ्यूचर्स इनके बने हुए हैं 2000 करोड़, इसके लिए इनको कैश में थोड़ा सा तो माल छोड़ना है। और इनके अभी जो शॉर्ट एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स ना 3 महीने पहले तक के भी शॉर्ट चल रहे हैं, रोल ओवर में चल रहे हैं वो, तो ये ध्यान रखिएगा। बाजार हालांकि एक्सपायरी बहुत ज़्यादा मंदी मैं नहीं समझ रहा, लेकिन बट एक 300 350 पॉइंट का और इवन 400 पॉइंट तक का निफ्टी में एक स्विंग हम देख रहे हैं, और 1000 से 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में भी एक स्विंग हमें इस हफ्ते देखने के लिए मिलेगा। ब्रेंट क्रूड काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट चलने चाहिए, बट ये सब ध्यान रखिएगा अब ये सब चीज़ें डिस्काउंटेड है, इनको ज़्यादा आप अहमियत मत दीजिए अभी, क्योंकि $90 से $87 हो गया बाजार, अभी इन चीज़ों को नहीं ले रहा है। और क्योंकि बाजार टॉप में है, अब इसको कितना पॉजिटिव लेगा उसकी संभावना हमें नहीं लगती, ये सब डिस्काउंटेड। ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं, आइएगा ऑप्शन चेन पे आते हैं एक बार। ऑप्शन चेन आपको कुछ इंडिकेट करेगी। 18,400 की कॉल के अंदर निफ्टी के अंदर 1,02,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। 18,300 की कॉल के अंदर 76,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। 18,500 की कॉल में 45,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। इन 3 मेजर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तकरीबन 2,25,000 कॉन्टैक्ट कॉल साइड में ऐड हो गए आज। अब पुट साइड की बात करते हैं, तो पुट साइड में है 39,000 और 18,000 to 26,000 और 18,100 में 17,000 कॉन्टैक्ट। और इन तीनों का ओपन इंटरेस्ट भी देखें, 137, 86 और 67, तो ये तकरीबन आप ये समझ लो 2.25 लाख के आसपास बनता है। ये 3 स्ट्राइक प्राइस जो मेजर स्ट्राइक प्राइस है, और ये जो पुट है ये आपको बता रही है कि भाई यहाँ पर 3 मेजर स्ट्राइक प्राइस, और कॉल साइड में जो 3 मेजर स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर क्या है 155, 2,11,000 और 167, 147, और ये महीने की एक्सपायरी वाले हैं, तो मैनिपुलेशन होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि महीने के एंड की एक्सपायरी में क्या होता है कि ये 2 महीने पहले से बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की जो ऑप्शंस हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें एक्टिव रहते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से बनने शुरू होते हैं महीने के जो ऑप्शंस हैं। और इस महीने की जो रोल ओवर्स हैं, इस जो वीकली ऑप्शंस हैं वो भी रोल ओवर होकर आ रही होती है। तो यहाँ पर क्रूशली आपको निफ्टी एक साफ जो है वीकनेस दिखा रहा है, और एक रेजिस्टेंस जो है कॉल राइटर की तरफ से है, ये हमें देखना चाहिए। और मेरा जो मत है कि 18,000 के आसपास तक एक्सपायरी हो सकती है, और वो भी जो है ऑप्शन चेन भी उसी चीज़ की गवाही दे रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में है 42,500। अब इसके आसपास देखिएगा 3 स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे हम पुट में 13, 19, 11, 34। तो अगर हम इन सब ऑप्शन को देखें जो आज राइट हुई,
वो कितनी बनती है, वो तकरीबन बनती है 90,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 90,000 ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब अगर हम कॉल साइड देखें तो 42,500 में 82 है, ये 24 है, ये 15 है और ये 11 है। ये बनते हैं तकरीबन 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी ज़्यादा है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, 1 2 3 4, चारों ओपन इंटरेस्ट को अगर हमें जोड़ने की कोशिश करें तो 2,70,000 के आसपास बनते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये तकरीबन 2 लाख के आसपास बनते हैं। तो यहाँ पर भी कॉल राइटर्स एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, तो चांसेस हमें लग रहे हैं कि बाजार यहाँ पर भी एक मंदी की चपेट में आ सकता है। ये और दोनों साइड जो है व्यू हमारा नेगेटिव ही है, और प्राइस एक्शन भी यही कह रहा है कि भाई हाँ मैं अब थोड़ा नीचे आना चाहता हूँ। तो ये मेरे व्यू हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर का बियर व्यू रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा व्यू जब बाजार नीचे होगा ना बड़ा बुलिश भी रहता है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है फंडामेंटल्स के साथ मैच करें, टेक्निकल्स के साथ मैच करें, और डेटा के साथ मैच करें, प्राइस एक्शन के साथ मैच करें। मुझे जो है पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि 2.5 दिन की तेज़ी है, तब तो सारे इंडिकेटर ऐसे आपको लग रहे थे कि भाई साहब बाजार इस हफ्ते हाई मारेगा। लेकिन मैंने देखिएगा अपनी एक ऑब्जर्वेशन सी या एक तरीके से कह सकते हैं कि क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी आपकी, जो सर्वसम्मति से जो फैसला मीडिया के अंदर था उसके अगेंस्ट में, और वो कारगर भी रहा। और इस बार तो देखिएगा डेटा ही कमज़ोर हैं, और उसी के राह पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। जो भी मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। भैया कोई भी पोजीशंस लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद निवेश करें। कोई भी ट्रेड लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ से ये सारी सूचनाएं दे रहा हूँ, जिससे कि आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें, और अपनी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उस प्रोसेस के अंदर इसको आप इंक्लूड करें, और एज एजुकेशनल पर्पसेस और एक अच्छे डिसीजन की तरफ पहुंचने की आपकी जो चेष्टा है वो रहे, और आपके जो निवेश हैं वो फ्रूटफुल रहे, आपके ट्रेड्स वहाँ फ्रूटफुल रहे। इसी चर्चा के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।